अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है बेसिकली, जिसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट और फ्लूइड को बेसिकली डिफाइन किया जाएगा। सबसे पहले इसमें स्कोप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है कि हम यूँ कह लें कि इसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्कोप है क्या फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो इसके लिए सेपरेट से मैंने एक वीडियो जिससे पहले है कि हम देखते हैं कि हाइड्रोडायनेमिक व्हीकल डिज़ाइनिंग या फिर इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्पेशली जिसके अंदर हम क्या देते हैं, या एरोडायनेमिक्स में इसके जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस किया गया। हम अब डिस्कशन करेंगे फ्लूइड की डेफिनेशन के ऊपर। सबसे पहले कि हमारे पास फ्लूइड का जब कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है तो ये कोई ऐसी चीज होती है जो कि यहाँ पर उसने बताया, वी ऑलरेडी हैव अ कॉमन सेंस आइडिया ऑफ व्हेन वी आर वर्किंग विद अ फ्लूइड एज अपोज टू अ सॉलिड। मतलब सॉलिड से डिफरेंट चीज कोई होती है फ्लूइड। फ्लूइड टेंड्स टू फ्लो व्हेन वी इंटरेक्ट विद देम, यानी कि जब हम इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। जैसे कि स्टीयरिंग ऑफ कॉफी, मॉर्निंग कॉफी है, जैसे जैसे उसको स्टीयरिंग की जाती है, हिलाया जाता है, वैसे वैसे उसकी शेप चेंज हो रही होती है, यूं कह लें कि वो फ्लो करती है। सॉलिड्स टेंड टू डिफॉर्म और बेंड, जबकि अल्टरनेटली लिक्विड्स जैसे जब उनके ऊपर उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जब उनके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो वो फ्लो करते हैं। तो सॉलिड्स ऑन कंट्रेरी क्या अपना काम करते हैं कि सॉलिड्स पर जब फोर्सेस लगाई जाती हैं तो सॉलिड्स बेंड करते हैं या डिफॉर्म होते हैं। इंजीनियरिंग नीड्स अ मोर फॉर्मल एंड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड के इंजीनियरिंग के अंदर जो डेफिनेशन, या यूं कह लें कि हम कोर्स पर्सपेक्टिव से या ओवरऑल जो मैथमेटिकल फॉर्म में हम जो इसकी देखते हैं डेफिनेशन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स continuously under the application of a shear stress। shear stress, ये जो लास्ट हमने टर्म दी थी कि there are two components of stresses. One is acting along the surface, one is acting normal to the surface or perpendicular to the surface. So that part is known as normal stress. Okay, तो सब्सटेंस बेसिकली जब इसके ऊपर कोई भी shear stress अप्लाई किया जाता है तो ये कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कि कितना कम या ज्यादा shear stress इसके ऊपर अप्लाई किया गया है। नो मैटर्स हाउ स्मॉल द shear stress may be, यानी कि it doesn't depend upon the shear stress that how small or large the shear stress is applied, because the fluid motion continues under the application of shear stress. We can also define a fluid as any substance that cannot sustain a shear stress when at rest, और alternately हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड्स हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट कांट सस्टेन shear स्ट्रेस, कि जब इनके ऊपर थोड़ा सा भी shear स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो ये अपने आप की वो जो ओरिजिनल पोजीशन है या रेस्ट पोजीशन है, या एट रेस्ट की बात की है, तो ये उसको बरकरार नहीं रख पाते। जैसे कि हम अगर बात करें तो फ्लूइड एट रेस्ट है, लिक्विड की बात कर लेता हूँ पहले मैं, कि लिक्विड एट रेस्ट है तो उसको अगर आप लोग थोड़ा सा भी हिलाएं, उसके अंदर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करें, तो जितनी डिस्टर्बेंस करेंगे उतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस उसके अंदर आती चली जाएगी। Hence the liquid and gases या vapors are the forms or phases that fluid can take। तो दो तरह की टोटल हमारे पास जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिसके अंदर सॉलिड्स आ जाते हैं, लिक्विड्स और गैसेस। तो लिक्विड्स और गैसेस जो हैं दे आर बेसिकली फ्लूइड्स। We wish to distinguish these phases from solid phase of matter, और हम चाह रहे हैं कि आप इसको सेपरेटेडली सॉलिड के साथ क्या कर लें, डिस्टिंग्विश कर लें, इनका आपस में डिफरेंस देख लें। वी कैन सी देयर द सब्सटेंस बिटवीन
we can see there the difference between the solid and fluid behavior in figure 1.1. देखते हैं जी फिगर 1.1 हमारे पास। ओके, ये हमारे पास जो लेट्स सपोज सॉलिड है, सॉलिड भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, बिटवीन टू बाउंड्रीज ये आप लोगों के पास जो है वो मौजूद है। ठीक है, सॉलिड या फ्लूइड का इन जनरल बिहेवियर ये होता है कि इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर फोर्स लगाई तो जस्ट जस्ट लाइक रबड़, रबड़ जो है सॉलिड बिहेवियर है उसका। तो जस्ट लाइक रबड़ क्या करेगा, जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे वो तो इस तरीके से बैंड हो जाएगा, रबड़ लेट्स सपोज यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये तो बिहेवियर सॉलिड का भी हो सकता है, फ्लूइड का भी हो सकता है, लेकिन जब फ्लूइड की बात करें कि ये आप इसको एज्यूम करें कि ये बिटवीन टू, ये एक वाटर रेजर्वायर के अंदर वाटर मौजूद है, ये नीचे वाली सरफेस है, बेड है उसका, फ्लोर बेड, सॉरी फ्लो बेड जिसको आप कहते हैं, और ये उसके टॉप पे जो है ये फ्री सरफेस मौजूद है। फ्री सरफेस बेसिकली हम कहते हैं कि जो ऊपर आप लोगों को ओपन नजर आ रही होती है सरफेस, उसके ऊपर एक पेज अगर हम रखें, उसके ऊपर अगर हम पेज रखें कोई, तो उस पेज को अगर आप थोड़ा थोड़ा स्लाइड करें तो इसके अंदर देखें जैसे ये सडन चेंजेस आ रही हैं, तो इसके अंदर जो चेंजेस आएंगी वो ग्रेजुअल चेंजेस आएंगी, कि यहाँ पे चेंजेस ज्यादा है, नीचे वैसे वैसे जो है कम चेंजेस हैं, और एक से दूसरी स्टेट तक ये डायरेक्ट नहीं चला जाएगा बल्कि दरमियान वाली स्टेट्स में भी वो आएगा, या यूं कह लें कि कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होगा ऐसा ऐसे। ये देखें वो मजीद डिफॉर्म करते जाएंगे, ये डिफॉर्म होता चला जाएगा, जबकि रबड़ के लिए ऐसा नहीं होगा, एक खास लिमिट क्रॉस करते ही वो क्या कर जाएगा, टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। ओके, तो if we place a specimen of either a substance between two plates, उन्हीं plates के दरमियान, and apply shearing force, we will initially deform, however whereas a solid will then be at rest, assuming the force is not large enough to go beyond the elastic limit. The force will continue to deform. A solid surface does not slip. It has the same velocity as the surface because there is no slip condition एंड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अच्छा, नो स्लिप कंडीशन को भी हमने डिफाइन किया इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि जो सॉलिड बाउंड्री के पास फ्लूइड लेयर होती है या पहली फ्लूइड लेयर जो सॉलिड बाउंड्री के साथ होती है, तो उसकी वेलोसिटी वही होती है फ्लूइड्स के अंदर जो कि बाउंड्री की हो। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जब हम बी यानी कि सॉलिड की बात करते हैं, जो हमने पहली वाली वो ली थी, जब उसके ऊपर डिफॉर्मेशन अप्लाई करवाए, रबड़ है तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन लिक्विड्स के अंदर ऐसा नहीं होता, वो मतलब इलास्टिक लिमिट से अच्छा अगर आगे चले जाएंगे, इलास्टिक लिमिट बेसिकली वो होती है कि एक खास हद तक आप लोग किसी भी सॉलिड को, लेट सपोज रबड़ है, उसको आप लोग मोल्ड कर सकते हैं, उधर तक वो मोल्ड होगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर आगे जाएंगे तो उसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ फ्लूइड की जब हम बात करते हैं सी और डी की, तो जितनी जितनी फोर्स लगाते जाएंगे ये उतना ही कंटिन्यूसली क्या होता चला जाएगा, डिफॉर्म होता चला जाएगा। और जो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सॉलिड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड कर रही होती है। और इसके बाद ये डेफिनेशन हमने पहले पढ़ लिया है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की, कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो है वो विस्कोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है, कि जैसे जैसे किसी भी सॉलिड के ऊपर, किसी भी फ्लूइड के ऊपर आप लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आती है, और वो डिफॉर्मेशन बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है, वो डिफॉर्मेशन, उसका जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो फ्लूइड विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि जो रेजिस्टिव मोशन है बिटवीन टू फ्लूइड लेयर्स। अच्छा, ये उसके बाद उससे रिलेटेड उन्हीं डेफिनेशंस को जो मैंने आप लोगों को सेपरेट से डेफिनेशन में करवाया काम, उन्हीं डेफिनेशन को रिवाइज किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम। अब सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम में वही ट्रेडिशनल ही डेफिनेशन या जो क्लासिकल डेफिनेशन आप लोग इसकी देखते हैं, कि सिस्टम बेसिकली फिक्स आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मास होती है, और जो सिस्टम है उसको और उससे आउटर जो रीजन है जिसे सराउंडिंग कहते हैं
उनको आपस में जो सेपरेट करने वाली चीज होती है दैट इज बाउंड्री। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट करती है दैट इज बाउंड्री। द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम में बी फिक्स्ड और मूवेबल। हाँ, बाउंड्री जो है वो मूवेबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, लेकिन मास जो है वो उसके अबाउट कोई भी क्रॉस नहीं होती। तो सिस्टम के अंदर, सिस्टम की बेहतरीन एग्जांपल कौन सी है? तो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है कि जो कोई भी गैस इन अ सिलेंडर हो, तो जो गैस है इनसाइड द वेसल या इनसाइड द सिलेंडर दैट इज सिस्टम, और जो बाहर का सारा रीजन है वो बाउंड्री है। और सिलेंडर सरफेस जो है, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में हाइल है, उसको हम क्या नाम दे देंगे? बाउंड्री का नाम दे देंगे। इन द फेमिलियर पिस्टन सिलेंडर असेंबली फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स, द गैस इन द सिलेंडर इज अ सिस्टम। यानी कि पिस्टन सिलेंडर असेंबली के अंदर गैस जो है वो सिस्टम है। गैस को अगर हीट किया जाए तो पिस्टन जो है, जाहिर है पिस्टन सिलेंडर सिस्टम के अंदर गैस को हीटअप किया जाएगा तो पिस्टन मूव करेगा ऊपर नीचे, लेकिन गैस उस पिस्टन के एरिया से बाहर नहीं जाएगी। यानी कि बाउंड्री मूव तो कर रही है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ मूविंग इट्स बाउंड्री, जो फ्लूइड है, वो जो गैस है अंदर, वो बाउंड्री से को क्रॉस करके बाहर नहीं जाएगी। द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम दस मूव्स, हीट एंड वर्क में क्रॉस द बाउंड्रीज। हाँ, हीट एक ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है जो कि और वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसे आप लोग कह लें, ये तो बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, लेकिन मास जो है वो जो है इसके अंदर से बाहर, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है बेसिकली वो इसके अंदर से बाहर नहीं जाएगी, और मास इस वजह से क्रॉस नहीं करेगा। इन मैकेनिक्स कोर्सेज यू यूज द फ्री बॉडी डायग्राम extensively. This was logical because you were dealing with an easily identifiable rigid body, कि हम ज़्यादातर जो है फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं। However, in fluid mechanics, we normally are concerned with the flow of the fluid through device such as compressor, turbines, pipelines, nozzles and so on, कि हम ज़्यादातर जो है वो क्या करेंगे, स्पेसिफिक जो टाइप्स हैं उस मतलब जिनका कुछ स्पेशल टाइप है, उन चैनल्स के जरिए फ्लूइड फ्लो को डिस्कस कर रहे होंगे। इट In these cases, it's difficult to focus the attention on a fixed identifiable quantity of matter. और इसमें जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ मास के ऊपर फोकस करना भी डिफिकल्ट है। इट इज मच मोर कन्वीनियंट फॉर एनालिसिस टू फोकस अटेंशन ऑन ए वॉल्यूम इन स्पेस थ्रू विच द फ्लूइड फ्लो, कॉन्सिक्वेंटली वी यूज कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। अच्छा, अब बजाय इसके कि फिक्स अमाउंट है इसी के ऊपर फोकस रखा जाए, हम क्या करते हैं, हम एक आर्बिट्रेरी वॉल्यूम ले लेते हैं। जैसे हम आम तौर पे डेरिवेटिव्स के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं, एक आर्बिट्रेरी टाइप का वॉल्यूम ले लेते हैं जो कि स्पेस में होगा और मूव करता रहेगा साथ साथ फ्लूइड, मतलब इस तरीके से कि फ्लूइड उसके अंदर से इजीली आ जाए और चला जाए। तो वो कंट्रोल वॉल्यूम है। तो कंट्रोल वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं कि ये कैसा आर्बिट्रेरी वॉल्यूम होता है। तो ये देखें यहाँ पर उसने जो है ना डिफाइन किया है, अ कंट्रोल वॉल्यूम इज एन आर्बिट्रेरी वॉल्यूम इन स्पेस थ्रू विच फ्लूइड फ्लो, कि स्पेस में एक ऐसा आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है जिससे फ्लूइड जो है वो फ्लो कर सकता है। द ज्योमेट्रिक बाउंड्री ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज कॉल्ड कंट्रोल सरफेस। और इसकी जो बाउंड्री होगी, जो कि इन ट्रू सेंस बाउंड्री नहीं है, लेकिन हमने चूंकि उसको एक प्रॉपर कोई शेप दी हुई है, ज़हनी तौर पे इमेजिनेड शेप दी हुई है, तो उसकी जो ज्योमेट्रिकल बाउंड्री है उसको कंट्रोल सरफेस कहते हैं। कंट्रोल सरफेस रियल और इमेजिनरी, हाँ अगर ये एक्चुअल बाउंड्री के करीब है तो ये रियल बाउंड्री भी हो सकती है, और ना इमेजिनरी बाउंड्री भी ले सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास, इट में भी रेस्ट आर इन मोशन, रेस्ट और मोशन में भी हो सकती है हमारे पास। लेट्स सपोज फिगर 1.3 यहाँ पर ये देखें, फ्लूइड यहाँ से जो है वो इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, ये जंक्शन है किसी पाइप के अंदर, तो उस सिस्टम को हमने डिस्कस किया है। तो ये देखें, इसके साथ ही ये ब्लू कलर में डॉटेड लाइन लगाई हुई है कि हम एज्यूम कर लें कि फ्लूइड इन डॉटेड लाइन में से गुजर के जा रहा है। अब ये देखिए हमने खुद से बाउंड्री लगाई है, तो
इन डॉटेड लाइन से जो कि ये सरफेसेस एक्चुअल सरफेसेस के साथ हैं, तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि इस कंट्रोल वॉल्यूम जिसमें से फ्लूइड आ रहा है, एक साइड से आ रहा है, दो साइडों से बाहर जा रहा है, तो हम आसानी से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो दीवारों के साथ साथ इसकी डॉटेड लाइन लगी हुई है, ये तो रियल बाउंड्री बन गई कि इन ट्रू सेंस भी ये बाउंड्री है, बाउंड्री का कॉन्सेप्ट देने वाली चीज है। लेकिन अगर आप लोग इसको देखें, ये जो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की गई हैं, अगर इनको देखें तो ये अंदाजा होता है कि एक्चुअली ये वाली यहाँ पे तो कोई बाउंड्री थी नहीं दर हकीकत, ये तो हमने एज्यूम किया कि फ्लूइड यहाँ से आया और यहाँ से गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ओके, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, 3 डिफरेंट नेम्स हैं। ये कंट्रोल वॉल्यूम अंदर वाला और जो बाहर इसकी बाउंड्री है उनको कंट्रोल सरफेस का नाम दिया हुआ है। चलते हैं दोबारा अपनी उसी डिस्कशन की तरफ जहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोल वॉल्यूम इज आर्बिट्रेरी वॉल्यूम इन स्पेस थ्रू विच फ्लूइड फ्लो। द ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज को कंट्रोल सरफेस कहते हैं। कंट्रोल सरफेस रियल और इमेजिनरी भी हो सकती है। फिगर 1.3 शोज फ्लूइड थ्रू अ पाइप जंक्शन विद अ कंट्रोल सरफेस ड्रॉन ऑन इट। कंट्रोल सरफेस ये देखिए इसके ऊपर बनाई गई है। अच्छा, नोट दैट सम रीजन ऑफ द सरफेस क्रॉसपोंड्स टू द फिजिकल बाउंड्री। कंट्रोल वॉल्यूम को अगर आप लोग देखें, इसकी बाउंड्रीज को देखें, तो कुछ बाउंड्रीज उस साइड पे भी जहां पर फिजिकल बाउंड्री भी मौजूद है, यानी कि वाल्स हैं पाइप की असल मौजूद। जबकि जो रीजन 1, 2 और 3 हैं, ये जो हैं ये बेसिकली इनलेट और आउटलेट्स हैं, और ये यहाँ पर दर हकीकत बाउंड्री मौजूद थी नहीं, लेकिन हमने बाउंड्री एज्यूम की हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जस्ट हमने एज्यूम्ड बाउंड्रीज ली हुई हैं। We could write equations for the basic laws and obtain results such as flow rate at outlet 3 given the flow rate at inlet 1। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि अगर हम कंट्रोल वॉल्यूम के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस जो फ्लो रेट एट इनलेट और एग्जिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें, ये इनलेट और एग्जिट, इसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। उसने क्या किया है, ये डॉटेड रीजन सारा बाहर वाला क्या ले लिया है, कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया है। और एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त है हमारे पास, रिड्यूसिंग वाटर पाइप सेक्शन। ये देखें, रिड्यूसिंग वाटर पाइप सेक्शन क्या है, रिड्यूसिंग से मुराद ये कि आगे जाके श्रिंक हो रहा है, पहले फैला हुआ था, बाद में क्या है, इसको आप लोग कन्वर्जिंग पाइप भी कहते हैं। रिड्यूसिंग पाइप सेक्शन हैज इनलेट डायमीटर ऑफ 50 मिलीमीटर एंड एग्जिट डायमीटर 30 मिलीमीटर। इसका मतलब स्टार्ट में डायमीटर ज्यादा था, बाद में डायमीटर कम हुआ है। इफ द स्टेडी इनलेट स्पीड इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एग्जिट स्पीड। इनलेट स्पीड दे दी उसने, एग्जिट स्पीड फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। डायमीटर दोनों एंड्स पे दे दिया है, इनिशियल स्पीड दे दिया है, फाइनल स्पीड फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब यहाँ पर हमें जो चीज यूज करनी है, हमें ये चीज यूज करनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या दो कंट्रोल वाले मौजूद है, लेकिन जितना मास इन है उतना मास आउट है। फिजिकल लॉ वी यूज हियर द कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि ये बताता है कि जितना मास इन हुआ है उतना मास आउट हुआ है। तो लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि टोटल मास फ्लक्स जो है वो सेम रहेगा। और मास फ्लक्स क्या है, एम डॉट। और एम डॉट बेसिकली क्या चीज होती है, उसको हम रो वी ए से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, रो वी मल्टीप्लाई बाय ए। अब ये कैसे आया है, बेसिकली एम डॉट होता है डी एम ओवर डी टी, टाइम के लिहाज से, मतलब जितना मास फ्लक्स जिसे हम कहते हैं डी एम ओवर डी टी। तो मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो आ गई रो, वॉल्यूम था 3 साइडों का मल्टीपल, तो 2 साइडें अलहदा कर ली जो एरिया बन गया। तो तीसरी साइड जो थी ना, जो डी एम ओवर डी टी है, तो तीसरी साइड के नीचे टी जब आएगा तो एक्स ओवर टी बेसिकली वी बन जाएगा। तो एक जो एम ओवर टी है, तो मास के नीचे वाला टी इधर वेलोसिटी में मौजूद है, यानी कि एक्स के नीचे टी, और एक एक्स और ए आपस में मल्टीप्लाई कर वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये पूरा एम डॉट का या एम डी एम ओवर डी टी का रिलेशन है रो वी ए। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब हम अप्लाई करेंगे तो रो वन वी वन ए वन इज इक्वल टू रो टू वी टू ए टू। ये इनलेट और एग्जिट के लिए आई और ई सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट हमने यूज कर लिए हैं। तो रो वन वी वन ए आई इज इक्वल टू रो टू रो वी ए ई। तो डेंसिटी चूंकि कांस्टेंट है, इनकम्प्रेसिबल है, हमारे पास लिक्विड है, तो डेंसिटी को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट है तो कैंसिल कर देंगे।
तो VI/AI इज इक्वल टू VE/AE। अब एरिया हम आसानी से पाइप का फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास डायमीटर उसका मौजूद हो। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस नहीं दे रखा तो या तो जो रेडियस डायमीटर दे रखे हैं उनको हाफ कर लें, या फिर रेडियस की जगह पे d/2 लिख लें, तो आर स्क्वायर की जगह पे d²/4 आ जाएगा। 4 4 से कैंसिल हो गया, तो di²/d² यानी कि इनलेट और एग्जिट डायमीटर, और इनलेट स्पीड, उससे हम एग्जिट स्पीड तक क्या है पहुंच गए जब उनको मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास बड़ी फाइन एग्जांपल है, इसको आप लोगों ने देखना है। तो ये इनलेट एंड आउटलेट जो ये हमारे पास है, it is always important to take care of selecting a control volume as choice has a big effect on the mathematical problems of basic class। और ये याद रखिएगा जब भी कंट्रोल वॉल्यूम लेना है तो अब ऐसा नहीं है कि बाज़-औक़ात इस टाइप की सर्फेसिस ना अज्यूम कर ली जाएं जो कि आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं उनको रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ ले जाएं। ओके, डिफरेंशियल वर्सेस इंटीग्रल अप्रोच। ओके, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम इंटीग्रल या डिफरेंशियल अप्रोच यूज करेंगे। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जब बेसिक लॉज को अप्लाई करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर तो इनफाइनाइटेसिमल या फाइनाइट सिस्टम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, तो हम डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों तरह के अप्रोच यूज करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ विंग सरफेस की हम बात कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंटली द इंफॉर्मेशन sought does not require a detailed knowledge of the flow. We often are interested in the gross behavior of the device. In such cases, it is more appropriate to use the integral formulation of the basic law। यानी कि ये कह लें कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप डिफरेंशियल अप्रोच यूज करना चाह रहे हैं या इंटेग्रल अप्रोच यूज करना चाह रहे हैं। तो ये हम मॉडल को देख के, यहाँ पर 2 डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं कि हम मॉडल्स को देख के चेक करते हैं कि हम डिफरेंशियल अप्रोच यूज करेंगे या इंटीग्रल अप्रोच यूज करेंगे। वेल, उसके बाद मेथड ऑफ डिस्क्रिप्शन। मैकेनिक्स ऑलमोस्ट डील एक्सटेंसिवली विद द सिस्टम। We have made extensive use with the basic equation applied to a fixed identifiable quantity of mass, or on the other hand, attempting to analyze thermodynamics device, we often found it necessary to use control volume analysis। यानी कि यूं कह लें कि फिक्स क्वांटिटी ऑफ मास, आइडेंटिफाइबल फिक्स क्वांटिटी ऑफ मास पे भी और बाज़ का जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस भी करते हैं। वेयर इट इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ आइडेंटिफाइबल मास एलिमेंट, यानी कि ये कह लें कि हम क्या करते हैं जब आइडेंटिफाइबल मास के ऊपर ट्रैक करना आसान हो तो लैग्रांजियन मेथड ऑफ डिस्क्रिप्शन यानी कि आप लोग पार्टिकल मैकेनिक्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ऐसा पॉसिबल ना हो तो वहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम फॉर्मूलेशन को यूज कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। ये उसके बाद एक पार्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक एग्जांपल ली हुई है। इस एग्जांपल को आप लोग देखेंगे, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, और जहाँ पर वो कहता है कि लेट्स सपोज often we find it is convenient to use different types of description, particularly the control volume analysis. It is convenient to use the field और एल्ड्रिन मेथड। तो एक लैग्रांजियन मेथड है जिसके अंदर हम फिक्स पॉइंट आइडेंटिफाइबल मास को यूज करते हैं, और दूसरी तरफ एल्ड्रिन मेथड है जिसके अंदर हम जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी दोबारा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्री फॉल balloon in air. The air resistance of on a 200 gram ball is in a free flight is given by, जो एयर रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला दिया है कि एयर रेजिस्टेंस इतनी फील कर रही है, 200 ग्राम बाल, ये उसका मास दे रखा हुआ है। वेयर एफ डी इज इन न्यूटन, यानी कि जो फोर्स है बेसिकली उसका यूनिट जो है वो न्यूटन में है। वी इज इन मीटर पर सेकेंड। इफ द बॉल इज ड्रॉप्ड एट रेस्ट फ्रॉम 500 मीटर अबव द ग्राउंड, डिटरमिन द स्पीड एट विच इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि आपने वो स्पीड फाइंड आउट करनी है जिससे ग्राउंड के साथ हिट करेगी। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टर्मिनल स्पीड इज द रिजल्ट, और व्हाट परसेंटेज ऑफ द टर्मिनल स्पीड इज द रिजल्ट, यानी कि टर्मिनल स्पीड
की जो रेशो है वो क्या होगी हमारे पास, कितने परसेंट जो है वो टर्मिनल स्पीड ओरिजिनल स्पीड का होगी, रह जाएगी। तो हम देखते हैं जी यहाँ पर कि सबसे पहले तो ये कि फाइनल स्पीड आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो पहली बात ये कि एफ दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए, हमारे पास एक फार्मूला है। ए से मुराद मतलब वैसे तो डी वी ओवर डी टी लेते हैं, लेकिन जब ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो वी डी वी ओवर डी एक्स जैसे हम यूज कर रहे होते थे। तो अब हम चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो वी डी वी ओवर डी वाई। तो समेशन एफ की जगह पे हमने क्या लिख दिया है। अच्छा, ये वाई डायरेक्शन में जो टोटल फोर्सेज हैं वो क्या लग रही होंगी। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो एक जो ड्रैग फोर्स है वो हमारे पास यूं कह लें कि W अगर नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ अमल कर रही होगी। तो ड्रैग फोर्स चूंकि ज्यादा थी, यहाँ पर एफ डी में से एम जी को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाई डायरेक्शन में नेट फोर्सेज आ जाएंगे हमारे पास। वाई डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स है, क्योंकि वाई डायरेक्शन के पॉजिटिव ले लिया है और नीचे की तरफ वाली को नेगेटिव ले लिया हुआ। तो ड्रैग फोर्स जो है वो के वी स्क्वायर दे रखी है उसने माइनस एम जी। ये हमारे पास चूंकि v डिपेंडेंट है तो दूसरी तरफ एक्सेलरेशन की जगह पे v dv ओवर dy लिख दिया है। अब सेपरेबल वेरिएबल के जरिए v वाली तमाम टर्म्स को एक साइड पे ले गए हम और बाकी y वाली टर्म्स को एक साइड पे ले गए। इधर कोई टर्म नहीं थी तो इंटीग्रेट किया y माइनस वाई नॉट और इसको 0 से वेलोसिटी v तक इंटीग्रेट कर लिया। तो 0 टू v इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस करेंगे पूरे का पूरा के ऊपर डेरिवेटिव बना के इंटीग्रेट किया। सबसे पहले इंटीग्रेट करने के बाद v का बेसिकली हमने फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब ये ग्राउंड को हिट करे, तो ग्राउंड को हिट तब करेगी जब y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हम ग्राउंड सरफेस पे पहुंच जाएंगे तब जब y इज इक्वल टू 0 होगा। तो y की जगह पे 0 पुट कर दिया हमने, 0.2 kg 9.81 मीटर पर सेकंड के, ये सब तमाम की तमाम वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अच्छा, ये एक अलग सी चीज़ है कि जब आप लोग इन यूनिट्स को देख रहे होते हैं तो इस बुक में जो भी प्रोसीजर यूज किया है, इन यूनिट्स को भी आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करके, क्योंकि एक से ज्यादा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो तमाम सिस्टम ऑफ जो यूनिट्स हैं इनको आपस में चेक करना है, वेरीफाई करना है कि मीटर स्क्वायर से दोनों मीटर कैंसिल हो गए हैं। जो जो चीज़ें कैंसिल होती जाएंगी उनको कैंसिल करके बाकी जो बचेगी चीज़, जैसे कि न्यूटन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअली इस न्यूटन की जगह पे लिखा है तो उसने न्यूटन से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यहाँ तक एक्चुअली यूनिट्स थे, इस न्यूटन की जगह पे आप यूं कह लें कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, उसने यूं कर देता है कि न्यूटन ऊपर भी लिख लिया और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी वैल्यू नीचे भी लिख ली, तो ये न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो गया, बाकी सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ चेक हो जाएंगी। अच्छा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वेलोसिटी ये आ गई जिस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा। टर्मिनल स्पीड वो होती है जहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा और जो तमाम फोर्सेस हैं मतलब इक्विलिब्रियम में सिस्टम आ जाएगा, डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस जो है वो सेम हो जाएंगी। तो यूं कह लेंगे समेशन नेट फोर्स ऑन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वी टर्मिनल की वैल्यू भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 99 मीटर पर सेकेंड। तो स्टार्ट में जो स्पीड थी जिससे वो ग्राउंड को हिट कर रहा है वो 78.7 है और टर्मिनल स्पीड जो बनती है वो 99 है। तो टर्मिनल स्पीड की जो जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट कर रहा है उसके साथ जो रेशो बनती है वो 79.5, यानी कि उनके आपस में करस्पॉन्डिंग रेशो फाइंड आउट कर ले कि वो टर्मिनल वेलोसिटी का कितना फीसद बनती है, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी का जो वेलोसिटी है टर्मिनल का कितना परसेंट बन रही है। अच्छा, ठीक हो गया जी। डायमेंशंस ऑफ एंड यूनिट्स, इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की, तो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को जब डिस्क्राइब किया जाता है तो उनको साथ में डिफरेंट यूनिट्स लिखे जाते हैं या उनकी जो डायमेंशंस है वो बताई जाती हैं फिजिक्स के अंदर। तो हम अक्सर देखते हैं, लेट्स सपोज यूनिट की बात करते हैं कि वेट की यूनिट की अगर हम बात करें, मास की अगर हम बात करें किलोग्राम है जहां पर, ये ग्राम, बेसिकली हम ग्राम की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं उसमें न्यूटन के उसमें कॉन्सेप्ट में नहीं जाना चाहता वेट के।
कंबाइंड यानी कि डायमेंशंस की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिंगल पे लेता हूँ, लेंथ की तरफ रह लेता हूँ। तो वेट की ही अगर हम बात करें तो वेट में अक्सर हम देखते हैं, वेट की कह रहा हूँ, मास में किलोग्राम है, तो आप अक्सर किसी जगह पे सुनते होंगे किसी ने कहा ग्राम या किलोग्राम, तो कोई आके वर्ड यूज करता है पाउंड, तो इसका मतलब वो एक डिफरेंट यूनिट है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, हम उनको अब डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आर सॉल्व टू आंसर स्पेसिफिक इक्वेशन, स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होते हैं। इट गोज विदाउट सेइंग दैट द आंसर मस्ट इंक्लूड यूनिट्स, और ये बात तो कंफर्म है कि यूनिट्स में तो डिस्क्राइब इसको करना पड़ता है हमें। इन 1999 नासा मार्स क्लाइमेट ऑब्जर्वर crashed because the JPL engineering assumed that the measurement was in meter, but the supplying company's engineers had actually made the measurement in feet. वो कह रहा है कि नासा का एक स्पेसिफिक जो है हमारे पास क्लाइमेट ऑब्जर्वर कोई स्पेसशिप है वो डिस्ट्रॉय हुआ इस वजह से कि जिस कंपनी ने उसको डिज़ाइन किया था उसके मुताबिक जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट था उनके नज़दीक वो फीट में था, जबकि उन्होंने मीटर समझा। तो अब जाहिर है आप लोग यूँ कह लें कि कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और आपको वो कहे कि 5 यूनिट आप लेके जाएंगे इसको, या लेट्स सपोज 5 यूनिट लेंथ लेनी है, अब एक 5 मीटर ले ले और एक 5 फीट ले ले तो बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा। तो इस वजह से वो कह रहा है कि यूनिट्स की वजह से प्रॉपर जो है वो डिस्टर्बेंस आते हैं। Consequently, it's appropriate to present a brief review of dimensions and unit. तो इसका मतलब ये है कि हमें dimensions और units पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। We say review because the topic is familiar from your earlier work in mechanics। अच्छा वो कह रहा है कि चूंकि हम पहले इसको पढ़ चुके हैं इसलिए इसको हम रिव्यू का नाम देंगे। We refer physical quantities such as length, mass, time, temperature as dimensions। Physical quantities जो होती हैं ये dimensions हैं, और particular systems में तमाम measurable quantities जो होती हैं उनको दो तरह के dimensions में measurable quantities जो हैं तो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी क्वांटिटीज और एक सेकेंडरी क्वांटिटीज। We refer to the small group of dimensions from which all other can be performed as, यानी कि जिनकी बेस पर बाकी फिर डिफाइन करवाए जाएंगे उनको प्राइमरी क्वांटिटीज कहा जाएगा, और जो दूसरियों की बेस पे डेवलप होती हैं उनको सेकेंडरी कहते हैं। यूनिट्स जो होते हैं आर्बिट्रेरी नेम्स या मैग्नीट्यूड्स हैं जो कि किसी प्राइमरी डायमेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए कह लें कि या एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स यूज होते हैं। जैसे कि प्राइमरी डायमेंशन लेंथ की जो है वो आम रूटीन में मीटर्स भी ली जा सकती है, फीट भी ली जा सकती है, यार्ड्स भी ली जा सकती है, माइल्स भी ली जा सकती है। दीज यूनिट ऑफ लेंथ आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, और एक से दूसरे के अंदर भी कन्वर्जन फैक्टर के जरिए कि एक माइल इतने फीट के कुल होता है या एक माइल जो है इतने मीटर्स के कुल होता है, एक दूसरे के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सिस्टम ऑफ डायमेंशंस की बात करते हैं। A valid equation that relates physical quantities must be dimensionally homogeneous। अब याद रखिएगा जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो दोनों की कोई भी इक्वेशन फिजिक्स के अंदर मैथ्स के अंदर एग्जिस्ट तब करती है जब डायमेंशनली वो क्या हो, दोनों साइडें उसकी डायमेंशनली होमोजीनियस हो, मतलब दोनों साइड की डायमेंशन सेम हो। ईच टर्म इन द इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन, और जब प्लस माइनस का साइन आ जाए तो हर टर्म की डायमेंशन जो है वो क्या हो, सेम हो, तब जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन होल्ड करेगा। We recognize that Newton's second law F is equal to ma relates to 4 dimension। F is equal to ma है तो इसके अंदर 4 dimension force, mass, length, time यूज हो रहे हैं। The force and mass can't be both selected as a primary dimension। हाँ, फोर्स और F बजाते खुद ma है ना आगे, तो अगर फोर्स को ले लेंगे तो फिर मास को डिस्क्राइब लेने की जरूरत नहीं है। फोर्स और मास को कभी भी इकट्ठा आप लोगों ने प्राइमरी डायमेंशन के तौर पर नहीं लेना। तो फिर क्या है, हम मुख्तलिफ जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं। लेंथ एंड टाइम आर प्राइमरी डायमेंशन इन ऑल डायमेंशन सिस्टम। लेंथ टाइम हमेशा जो है वो लेंथ टाइम और टेम्परेचर भी आम रूटीन में लिया जाता है।
इन सम सिस्टम्स मास इज टेकन एज प्राइमरी, इन अदर्स फोर्स इज सिलेक्टेड एज प्राइमरी। हाँ, मास और फोर्स का ये है कि कुछ फोर्स को यूज कर लेते हैं, कुछ मास को यूज कर लेते हैं, और कुछ सिस्टम ऐसे में जो फोर्स और मास दोनों को ही एज अ प्राइमरी यूज कर लेते हैं। इन अ सिस्टम ए, पहले वाले सिस्टम की बात करें, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर को प्राइमरी डायमेंशंस का नाम दिया है और डायमेंशंस को डिस्क्राइब करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दी गई हैं, और फोर्स जो है वो सेकेंडरी डायमेंशन है, और फोर्स की जो डायमेंशन होगी इन टर्म्स ऑफ दीज डायमेंशंस आप मालूम कर सकते हैं कैसे, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो एम यानी कि मास की जगह पे एम आ जाएगा, और ए की जगह पे लेंथ ओवर टाइम स्क्वायर एम एल ओवर टी स्क्वायर आ जाएगा, या एम एल टी माइनस टू। तो इस तरीके से मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनकी डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर। फोर्स जो है सेकेंडरी है, और इन सिस्टम बी मास इज सेकेंडरी डायमेंशन, और इन सी फोर्स और मास दोनों ही जो हैं क्या हमारे पास प्राइमरी डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पर बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह फोर्स अगर है तो इन टर्म्स ऑफ मास डिस्क्राइब हो जाएगा, मास है इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिस्क्राइब हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम में डायमेंशन लेस हो जाएगा दोनों सिस्टम्स के अंदर पहलों में। लेकिन तीसरे के अंदर फोर्स का अपनी डायमेंशन है, मास की अपनी डायमेंशन है। तो याद रखिएगा, फिर इन चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए या डायमेंशन लेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम we have selected a primary dimension, in this case the constant of proportionality, तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिस तरह पहले 1 लेते थे अब 1 नहीं लेना पड़ेगा, GC लेना पड़ेगा। और GC जो है हमारे पास ये एक डिफरेंट से क्वांटिटी है एक्सेलरेशन के अलावा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है ये बेसिकली। और वो क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या ले लिया 1/GC। अब क्या करेंगे, डायमेंशन लेस ये तब बन जाएगा, F की डायमेंशन एम है, M की डायमेंशन M, A की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, तो जी सी की डायमेंशन जो है एम एल ओवर एफ टी स्केयर ले लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब ये कैंसिल आउट करेंगे तो दोनों साइड की डायमेंशन सेम हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि सी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि अगर हम फोर्स और मास दोनों को एज अ प्राइमरी डायमेंशन ले लेते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जीसी आएगा उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर इज मोर देन वन वे टू सिलेक्ट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ईच प्राइमरी डायमेंशन। तो हर प्राइमरी डायमेंशन के लिए एक से ज्यादा यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और एक वक्त में एक ही इंजीनियरिंग सिस्टम को हम आम रूटीन में यूज करते हैं जब भी इक्वेशंस को यूज करते हैं। और जो आम रूटीन में यूज हो रहे हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स वो कौन से हैं, यहाँ पर ये 3 तरह के सिस्टम्स हैं। MLTT जिसमें मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर को प्राइमरी लिया, इसका एक अपना नाम है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट न्यूटन है, मास का किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है। FLTT जिसमें फोर्स को प्राइमरी और मास को प्राइमरी सेकेंडरी रखा हुआ है, फोर्स, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसको ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम कहते हैं। इसमें फोर्स का यूनिट पाउंड फोर्स है, मास का स्लग है, लेंथ का फीट है, टाइम का सेकंड है, और टेम्परेचर का रैंकाइन यूनिट है, रैंकाइन। FMLTT ये तीसरा इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम है जिसमें फोर्स और मास दोनों ही एज अ प्राइमरी जो है हमारे पास डायमेंशंस हैं। तो इसमें फोर्स और मास दोनों का जो यूनिट है वो पाउंड है, लेकिन फोर्स को और जो हमारे पास है मास, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम अक्सर जिस चीज़ का सहारा लेते हैं वो साथ सिंबल लिखते हैं कि ये पाउंड फोर्स है, ये पाउंड मास है, और साथ में लेंथ का फीट है, टाइम का सेकंड है, और टेम्परेचर के लिए रैंकाइन यूनिट यूज किया जाता है। अब हम ब्रीफली इन सब को डिस्कस करेंगे, तीनों चारों जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं इनको हम अब देखेंगे
कि क्या इन तमाम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, जैसे अभी हमने डिस्क्राइब किया कि किसी एक को प्राइमरी ले लेते हैं, दूसरे को सेकेंडरी ले लेते हैं, तो इसके अंदर जो चीजें हैं उनको डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हम MLTT पहला सिस्टम देख रहे हैं, MLTT के नाम से। SI which is officially abbreviated in all languages, the System International Units is an extension and refinement of traditional metric system. More than 30 countries have declared it to be only legally accepted system, यानी कि तकरीबन 30 से ज़्यादा मुल्कों में सिर्फ ये एक ही सिस्टम यूज किया जाएगा, उन्होंने लीगली इसको अडॉप्ट किया हुआ है कि ओनली सिस्टम है ये हमारे पास। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, मास का यूनिट किलोग्राम है। ये उस टेबल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। टेबल इसका मतलब इस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, ये स्पेसिफिक पार्ट के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, और टेम्परेचर का जो है वो केल्विन है। फोर्स इज द सेकेंडरी डायमेंशन, और फोर्स क्या है? सेकेंडरी डायमेंशन है। एंड इट्स यूनिट द न्यूटन इज डिफाइंड फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ एज, और इसका जो यूनिट है न्यूटन, वो कैसे होगा? न्यूटन बेसिकली फोर्स का है, और फोर्स इज इक्वल टू MA, एम मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप लोग उस तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं। इन एब्सोल्यूट मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। इसके अलावा भी एक सिस्टम है, मतलब जो इसी से मिलता जुलता है, एब्सोल्यूट मीट्रिक सिस्टम, जो कि इसी सिस्टम से आता है। दो है हमारे पास, सिस्टम इंटरनेशनल और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीट्रिक सिस्टम में यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। देखें, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, ऐसा ही सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम क्या है जी हमारे पास? एब्सोल्यूट में आ गया है ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और फोर्स की डायमेंशन फिर क्या बनेगी? मास का यूनिट ग्राम है और लेंथ जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। तो इसी तरीके से अब फोर्स की यूनिट का एक अलग नाम है जिसका नाम डाइन है। तो 1 डाइन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये लीजिए, ये हमारे पास MLTT को हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब हमारे पास सेकंड जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट इज FLTT सिस्टम। तो FLTT क्या कहता है? इन ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स द यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंड, इनके पाउंड फोर्स है। द यूनिट ऑफ लेंथ इज फीट, फुट है हमारे पास लेंथ का, पाउंड फोर्स फुट, और टाइम का जो है रैंकाइन। मास जो है सेकेंडरी डायमेंशन है, तो मास का क्या आएगा? F इज इक्वल टू MA होता है ना, तो पाउंड फोर्स इज इक्वल टू मास का स्लग है, तो स्लग बनेगा पाउंड फोर्स, और सेकंड बेसिकली M इज इक्वल टू F/A। तो F का पाउंड फोर्स आ गया है, एक्सेलरेशन का नीचे आनी थी यूनिट, तो एक्सेलरेशन की फीट पर सेकंड स्क्वायर बनेगी इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि लेंथ का यूनिट फीट है। तो A जो नीचे था, तो उसकी यूनिट जब ऊपर लिखेंगे तो रेसिप्रोकल में सेकंड स्क्वायर पर फीट आ गया। तो पाउंड फीट सेकंड स्क्वायर पर फीट, ये स्लग की हमारे पास जो है वो यूनिट है। तो ये हमारे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने देख लिया हुआ है। यहाँ तक आपने इसको चेक करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, कोई इशू हो डिस्कस करना है। थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो भी इश्यूज हों आप लोगों को वो डिस्कस कर सकते हैं, साथ साथ इसको देखते रहिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ इसको लर्न कर पाएंगे। थैंक यू।